कभी सोचा है कि जानवर भी इंसान से ज़्यादा वफादार हो सकता है और कभी कभी इंसान ही सबसे ज़्यादा बेवफा हो सकता है। ये कहानी है दो बैलों के दोस्ती की, उनके वफादारी की और दर्द की, जो आपको अंदर तक हिला के रख देगी। हमको पता है कि शुरुआत में आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन 2-4 मिनट दे के देखिए इस कहानी को साहब। आपको अगर इस कहानी के लिखे हुए शब्द रोक ना लिए खुद ब खुद तो कहिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत ही शानदार कहानी, दो बैलों की कथा। तो आइए अब शुरू करते हैं, और आप चाहें तो हमारे साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा पैराग्राफ आपके स्क्रीन पर आता रहेगा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सच में बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलैल कर देता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते देखा ही नहीं। उसके चेहरे पर अस्थाई विषाद अस्थाई रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दिशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसके पराकाष्ठ को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कदाचित संसार के लिए उचित नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसा कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल मानते हैं। एक ही विजय ने उसे संसार के सभ्य जातियों में गड़े बना दिया। लेकिन गधे एक छोटा भाई और भी है, जो उससे काम ही गधा है, और वह है बैल। और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलता जुलता अर्थ में बछिया के ताऊ का प्रयोग भी करते हैं। बछिया के ताऊ का प्रयोग भी करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ी की सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को आते हैं और भी नई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचे है। झूरी के पास 2 बैल बैठे थे, हीरा और मोती, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझा जाता है हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों को श्रेष्ठता की
दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सिंह भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही घोल घप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफसी, कुछ हल्की सी रहती है, फिर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। कहानी से ये अनुमान लगना शुरू हो गया है कि इन जानवरों में आपसी प्रेम कितना ज़्यादा है। आइए अब आगे चलते हैं। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपने थकान मिटा लिया करते। नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे कहाँ भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो 2 कदम दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीची करके हुक्कारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाड़ी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चक्री में मर जाना कबूल है। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया हम सर झुकाकर खा लिए, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेचा? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर से भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी अपना मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। एक नया घर, नया गांव, नया आदमी उन्हें बेगाना सा लगने लगे थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखते और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहा तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूटती गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधी आधी गराव लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अद्भुतपूर्ण ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी।
बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीर का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने पर किसी को साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री न बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसा नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम ना किया। भाग खड़ा हुआ। झूरी अपने बैलों पर यह अफेच ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिए तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्या भागते? स्त्री चिढ़ गई। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैल को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कमजोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवाय कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर की बड़ी ताकीद की गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नींद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालिक मुझे मार ही डालेगी, चुराकर डाल आ। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं के से कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी ने उन्हें फूल की छड़ी में भी छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उठने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंख तक ना उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैलों का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गाया ने आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियाँ है। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐठ कर रह गया। गाया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुआ कि उसने इस वक्त मार पीट ना की, नहीं तो मोती पलट पड़ता। उसके तेवर देख गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टल जाना ही
भलमनसाहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटी लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस दिन रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इसलिए इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जाते, डंडा खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की एक बरकत थी कि 2-2 गाल भूसा, सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती के मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं? लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को फेंक दूं? वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गई। उसने अपने माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाला बैल भागे जा रहे हैं और दादा दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुआ। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्र को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान रहा। जिस परिचित मार्ग में आए थे उसका यहाँ पता ना था। नया नया गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मुझे मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे। वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराए तो दुनिया क्या कहती? वह अपने धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी। चरने लगे। रह रहकर आहट लेते रहते, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेकने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया।
तब उसे भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा और मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डौकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झाड़ रहे थे। सांड पूरी हाथी था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है, मोती ने मुख भाषा में कहा। बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा। अपने घमंड में फूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा। भाग क्यों ना चले, भागना कायरता है। तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यह है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट मारे। मैं आगे से रगड़ता हूँ, तुम पीछे से रगड़ो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसे पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगड़े। सांड चाहता था एक एक करके दोनों को गिरा दे, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे अवसर ही ना देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग चुभो दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींगें चुभो दी। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र जीत के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सिंह ना चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी तो ऐसा मारना चाहिए कि फिर उठे ना। अब घर कैसे पहुंचे ये सोचो। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्राम खाए थे कि आदमी लाठिए लिए दौड़ा पड़े और दोनों मित्र को घेर लिए। हीरा तो मेढ़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखी संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हौस के बंद कर दिया गया। दोनों मित्र को जीवन में पहली बार ऐसा सविक पड़ा था कि सारा दिन बीत गया, पर खाने का एक तिनका ना मिला। समझ में ना आता था वह कैसी स्वामी है। इससे तो फिर भी गया अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए रहते, पर कोई चारा लेकर नहीं आता दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टियाँ चाटना शुरू की, पर इससे क्या तृप्त होती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। मोती से बोला, अब नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया,
मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। आओ दीवार तोड़ डालें। कुछ नहीं हो, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूत पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि कोई फिल्म चल रही है। दो भाई हीरा और मोती, जिनकी बाहुबल और जिनकी प्रेम कथा हम देख रहे हैं, एक दूसरे में कितना स्नेह है। ये होती है असली लिखावट। और मैं मुंशी प्रेमचंद जी का जब कहानियाँ पढ़ता हूँ तो सच में मुझे एक फिल्म देखने का आभास होता है। आप भी अपनी राय दीजिएगा। अभी कहानी बाकी है, आइए अब अगले पेज पे चलते हैं। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींघें लगाकर इस तरह जोर लगाने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए भी जानवर चैत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंस भी खसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तुड़वाने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो, शायद यही भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी हरकत है। मोती ने गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधक पड़ा है, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। ये सब तो आशीर्वाद देंगे। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सिंग दीवार में गड़ा दिया और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी मिट्टी निकलने लगा। उसी समय काजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उत्पीड़न देखकर उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किसी काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन में पड़ जाएं, जान से हाथ धोना पड़ जाए, कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार कूद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंधे हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यहाँ यही हाल रहा तो मर जाएंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सिर से सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल दिया। तब अपने बंधुओं के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची।
इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 हफ्ता तक दोनों मित्र यहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठ तक भी नहीं जाता। ठठरिया निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 5-7 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकल गए और लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका कर चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता। सहसा एक दढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्हड़ में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। चेहरा देखकर अत्यंत अंत ज्ञान में दोनों मित्र का दिल कांप उठे। वह क्यों है और क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखते हुए और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब तो जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार उस भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचा लिया, क्या अब ना बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी के काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक नहीं उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर डंडा जमा देता था। राह में गाय बैल का एक रेवड़ा हरे भरे चारा नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद में बैठा पगुरा रहा था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी की चिंता नहीं कि उनके 2 बाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उसकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हमें पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नज़दीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है। मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा। इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से आगे हम दोनों ना जाएंगे। दोनों उत्तम होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। यह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और
उन्हें बारी बारी से गले लगाया। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दढ़ियल ने जाकर बैलों की रस्सी पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलामी लिए आता हूँ। मैं तो समझता हूँ चुरा लिए जाते हो। चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दढ़ियल झझलाकर बोला कि जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चढ़ाया। दढ़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दढ़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। वह खड़ा दढ़ियल का रास्ता वह देख रहा था। दढ़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी स्वर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दढ़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर गया था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा पर उसके काम ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में सूखा भूसा, चोकर और दाना भर दिया जाए तो दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। वह उनसे लिपट गया। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए। कभी कभी कुछ कहानियाँ जानवरों को लेकर होती हैं और इस प्यार को देख के सही बताऊं तो कहानी पढ़ के लास्ट में आकर फिल्म के चलचित्र में जैसे हम रो पड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही मेरी आंखें नम हो गई हैं। बाकी आप इस मित्रता को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। मेरे पास शब्द नहीं है अब इसके लिए। और ऐसी ही तमाम कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कि अगली कौन सी कहानी आप इस चैनल पर सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं साहित्य दीप पर किसी नई कहानी के साथ। फिलहाल के लिए आप सभी से विदा चाहते हैं।